स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लेसन नंबर 2, दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी मेन एरियाज जहाँ से हमें क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ 1 वर्ड 2 मार्क्स, इन द फॉर्म ऑफ 1 मार्क 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो आप इसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले हमें बताना चाहिए एसिड्स क्या होते हैं। एसिड सॉर एंड टेस्ट होते हैं और उनका जो कलर है लिटमस पेपर चेंज कर देता है अगर हम एसिड पे डालेंगे। जो लिटमस पेपर होते हैं हमारे पास ये दो तरह के होते हैं, रेड कलर में होते हैं और ब्लू कलर में होते हैं। जब रेड लिटमस पेपर को हम एसिड में डिप करेंगे तो देन क्या होता है, कलर में कोई चेंज नहीं आता, वो रेड का रेड ही रहता है। लेकिन जब ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड पे डिप करेंगे देन वो ब्लू कलर चेंजेस इनटू रेड। ऐसा ही कुछ होता है बेसिस के केसेस में। जैसे आपको पता है कि लिटमस पेपर आर अवेलेबल इन 2 कलर्स, रेड एंड ब्लू। तो जब रेड को हम बेस में डालते हैं, रेड कलर के लिटमस पेपर को हम बेस में डिप करते हैं, देन क्या होगा, देन जो रेड कलर होगा उसका ब्लू में चेंज हो जाएगा। एंड ब्लू कलर को ही अगर बेस में डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर 2 बीकर हैं, हमें नहीं पता है इस ए और बी इसका नाम डाल दिया कि या इसमें एसिड है या सॉल्ट बेस है, इसमें एसिड है या बेस है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे। ठीक है, अगर हम रेड वाले लिटमस पेपर को डिप करेंगे और रेड वाला चेंज नहीं हुआ, उसका कलर ब्लू में चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है ये क्या है, एसिड है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे देखना है, अगर तो रेड का कलर ब्लू में चेंज हो गया देन ये बेस है। क्लियर। तो बेटा इस चैप्टर में हम एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज़, उनको मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसा आएगा उसके बारे में रीड करेंगे। और उस दूसरे नंबर पे हम रीड करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स का काम होता है हमें ये बताना कि जो हमारे पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है वो एसिड है या बेस है। कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर हैं जिसमें लिटमस को हम नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद आता है टर्मरिक, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को आपने देखना होगा कि अगर आपके किसी क्लोथ पे हल्दी गिर जाए और आप उसको सोप से रब करते हैं तो उसका कलर येलो से रेड ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सोप होता है वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो इस वजह से जब हम उसको स्क्रब करते हैं तो वो उसका कलर क्या होता है, येलो से ब्राउन में चला जाता है। और जब हम सोप से उसको इरेज करते हैं, रब करते हैं अच्छे से, तो उसका दोबारा से कलर जो है वो येलो आ जाता है। तो ये क्या है, टर्मरिक और लिटमस हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो फैक्ट्री मेड होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन से हैं, 2 इंडिकेटर हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फिथिलीन। ये 2 इंडिकेटर्स जो हैं ये हमारे पास सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड नहीं होते, मैन मेड होते हैं, ये नेचुरली नहीं होते। जो टर्मरिक होती है वो नेचुरल होती है। अब आपने इस पेज पे हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है। एसिड्स और बेसिस को चेक करने के लिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एग्जाम्पल टर्मरिक एंड सिंथेटिक इंडिकेटर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फिथिलीन। अब हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या है। जो हमारे पास लिटमस सोल्यूशन होता है, पर्पल डाई, ये कहाँ से मिलता है, ये लिचन करके एक प्लांट होता है उससे मिलते हैं। हमारे पास एक और बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे लेबोरेटरी में कि आपको एक्टिविटी दी हुई है कि आपके पास कुछ एसिड्स एंड बेसिस आर अवेलेबल इन योर लेबोरेटरी एंड उसको आप चेक करेंगे लिटमस सोल्यूशन में डिप करके कि क्या है वो हमारे पास। तो ये तो अब हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। देखिए बेटा, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस अवेलेबल है, पड़ा हुआ है हमारे पास, वो क्या है, वो एसिड है या बेसिस है। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं, ये कलर चेंज करके हमें बताते हैं। ठीक है, अब कुछ जो होते हैं इंडिकेटर्स वो हमें स्मेल चेंज हो जाती है उनकी। अगर हम उनको उनके बीच में एसिड के 2 ड्रॉप्स डालें या बेसिस की 2 ड्रॉप्स डालें तो क्या हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को, इस तरह के इंडिकेटर्स जो हमें स्मेल से बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की एग्जांपल देख लीजिए। उसमें आता है वनीला, अनियन, क्लोव। एक दूसरे तरह के इंडिकेटर्स होते हैं गस्टेटरी इंडिकेटर, जिसको हम टेस्ट करके बताते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग अ टंग, कि वो जो है हमारे पास प्रेजेंट है सोल्यूशन वो एसिड है या बेस है। नेक्स्ट हम करेंगे रीड हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक अ लुक एट द फिगर नंबर 2.1 कि इसमें क्या क्या है। इसमें एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ एक टेस्ट ट्यूब को हमने अटैच किया हुआ है। टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुअल्स हैं, जिंक के पीसीज हैं, और क्या डला हुआ है, एसिड डला हुआ है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से डिलीवरी ट्यूब आ रही है और एक हमारे पास बीकर पड़ा हुआ है जिसमें सोप सोल्यूशन है। और यहाँ पे हमें देखने से तो ये लग रहा है कि जब एसिड में और मेटल में रिएक्शन होगा तो गैस फॉर्म होगी, बबल्स, गैस फॉर्म होगी। जो बबल्स आ रहे हैं, गैस फॉर्म हो रही है, वो गैस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए ये सोप सोल्यूशन में जाएगी।
ठीक है। और ये बबल्स जो हैं हमारे पास, ये क्या हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। अब हम गैस को डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि गैस खुद तो बोलेगी नहीं ना कि वो हाइड्रोजन है, तो कैसे पता लगेगा, गैस तो कलरलेस होगी, तो उसको पता कैसे लगवाएंगे, हम कैंडल को लेके जाएंगे बबल्स के पास। अगर तो बबल्स में से पॉप का साउंड आएगा, तो जब भी किसी गैस के पास आप कैंडल लेके जाते हैं और पॉप का साउंड आता है, तो वो गैस कौन सी होती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की यही प्रॉपर्टी है कि जब उसके पास बर्निंग कैंडल आप लेके जाएंगे तो पॉप का साउंड आएगा। बेटा ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे, और क्या रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो देखिए, मेटल कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, और कौन सी गैस रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये सोडियम आ गया, मेटल एसिड आ गया हमारे पास HCl, मेटल कोई भी ले लेते हैं हम, जिंक। अब क्या बन गया, ZnCl, साथ में क्या बच गया हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास बैलेंस। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एक बेस लिया हुआ है। बेस को हमने क्या किसके साथ रिएक्ट करवाया, मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। क्या फॉर्म होगा हमारे पास, जिंक, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो गया है, और हमारे पास कौन सी गैस रिलीज हुई है, H2 गैस। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। बेटा मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, आप याद रखिए। मेटल कोई भी मेटल ले सकते हैं आप, सोडियम ले लीजिए, NaCO3। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा देन आप लिखेंगे NaHCO3। ठीक है, आपने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। आप ये 2 इक्वेशंस को देखिए, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट, ये आ गया सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H लगा हुआ ना, ये आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप यहाँ पे आपने एसिड के साथ इनको रिएक्ट करवाया। अब हमें क्या पता लगेगा कि जब कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे ऊपर के केस में आपने किया कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब मेटल जब जो हमारे मेटल कार्बोनेट हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी में हमने क्या किया है, एक स्टैंड दिया है, स्टैंड के साथ हमने टेस्ट ट्यूब डाला है। टेस्ट ट्यूब को हमने इस तरह से अटैच किया है कि उसमें साथ एक टिस्टल फनल लगा हुआ है। टिस्टल फनल के थ्रू हम कोई चीज़ को इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या सोल्यूशन पड़ा हुआ है, यहाँ पे HCl सोल्यूशन हमने डाल के रखा हुआ है। देन हम टिस्टल फनल की हेल्प से क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जो पीसेज होते हैं CaCO3, सोडियम कार्बोनेट के पीसेज जो हैं हम इसमें डालेंगे। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन के बाद जो गैस फॉर्म होगी वो यहाँ से होते हुए डिलीवरी ट्यूब में जाएगी। अब डिलीवरी ट्यूब में हमने क्या डाला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2। बेटा ये आपको 2-3 टर्म्स जो हैं ये याद रखनी पड़ेगी इनके नेम से, ये चैप्टर 1 में भी हमने यूज़ करी थे। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर 1 पे क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है, एसिड है HCl के साथ ये रहा। इसके बाद हमने थिस्टल फनल की हेल्प से सोडियम कार्बोनेट ऐड करवाया, ऐड हो गया, रिएक्शन होगा। रिएक्शन के साथ क्या प्रोड्यूस होगी, गैस प्रोड्यूस होगी जो जाएगी डिलीवरी ट्यूब से होते हुए एक अलग से टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर रखा हुआ है जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, लाइम वाटर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। अब हम क्या देखेंगे, जब उस सोल्यूशन में हम और कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेंगे तो अब वो जो सोल्यूशन है ना, जो वाइट कलर का हो गया था, अब वो टोटली क्या हो गया, वो हो जाएगा वाटर में मिक्स। पहले उसके प्रेसिपिटेट्स बने थे ना, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाया और डिलीवरी ट्यूब में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, साथ में इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, लाइम वाटर पड़ा हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के कांटेक्ट में आएगा, वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे और वाटर रिलीज होगा। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो पानी में नहीं मिक्स हो रहा है वो चीज़ फॉर्म होगी। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम सेंड करते जा रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में, अब ये जो सब्सटेंस होगा अब उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मिक्स हो गया, उसमें बिल्कुल सॉल्युबल हो गया वाटर में। अब न्यू प्रोडक्ट उसने फॉर्म कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये हमारे पास रिएक्शन है कि अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे और वाटर फॉर्म करेंगे। ये हमने कहाँ पे देखा, ये हमने यहाँ देखा। Now students, we start with the topic acid and bases react with each other. What happens when acid and bases react with each other? क्या होगा अगर हमारे पास कोई एसिड और बेस आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो किसी मेटल के साथ ना रिएक्ट करके आपस में रिएक्ट करेंगे, तो बेटा इस तरह के रिएक्शन को, जिसमें एसिड और बेसिस आपस में ही रिएक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होगा क्या, एसिड और बेसिस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। सबसे एग्जांपल ले लेंगे हम, HCl ले लेंगे एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास हो गया बेस। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो ये देखिए, यहाँ से सोडियम ने किसके साथ रिएक्ट करके NaCl के साथ सोडियम क्लोराइड बना दिया है। सोडियम क्लोराइड बन गया NaCl और हमारे पास क्या बच गया, H2 बच गए और ऑक्सीजन 1 बच गया, तो ये वाटर रिलीज हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को, जिसमें व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब हम देखेंगे क्या होगा जब मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। हमने क्या देखा, कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर मेटल हो गया, ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो ये बन गया मेटल ऑक्साइड। इसको हमने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ। एसिड कौन सा ले लेंगे, HCl लेते रहना आप बार बार, अगर आपको पेपर में भी आ जाए ना, आप सारे का सारा चैप्टर भी अगर HCl, जहाँ पे आपने एसिड लिखा अगर आप वहाँ पे HCl लेते जाएंगे तब भी आपकी इक्वेशंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, HCl, एसिड आ गया। अब क्या बनेगा, CuCl। ठीक है, ये क्या बन गया, CuCl। अब हमारे पास और क्या बचना चाहिए, वाटर बचना चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे H2O। लेकिन अब तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, इसको बैलेंस करने के हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये H2 बन जाएगा। और Cl के साथ भी 2 बैलेंस करने के लिए तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो इसका नाम होगा कॉपर 2 क्लोराइड। ये है कॉपर 2 क्लोराइड। क्लियर, ये नाम लिखा हुआ। अब हमने क्या देखा कि जो कलर था सोल्यूशन का, जो कॉपर ऑक्साइड था ना, जब हमने उसमें एसिड डाला और उसको हिलाते गए, सोल्यूशन का टोटली कलर चेंज हो गया। जो सोल्यूशन है वो बन गया ब्लू ग्रीन कलर का। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर गए, एसिड के साथ। सॉल्ट, न्यू प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म आ गया जिसको हम कॉपर क्लोराइड बोलते हैं, और हमारे साथ क्या बचा लास्ट में प्रोडक्ट में, वाटर। स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है और वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म होगा। स्टूडेंट्स नाउ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है, बेटा इन सब में ये चीज़ कॉमन होती है कि हमने एक्टिविटीज़ में भी देखा है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या, जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि हाइड्रोजन जो होता है वो सब के सब एसिड्स में क्या होता है, कॉमन होता है। अब हमने ये जो एक्टिविटी है उसमें देखना है क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने एक रबर कॉक है, रबर कॉक के ऊपर क्या है, आयरन की नील्स लगा रखी हैं, उनको हमने वायर के साथ हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इस साइड से हमने स्विच और बल्ब के साथ कनेक्ट किया। बल्ब से कनेक्ट करने का सिर्फ यही फ़ायदा है हमें कि बल्ब जब ग्लो करेगा तो हमें पता लग जाएगा यस कोई रिएक्शन हो रहा है। तो एसिड डाला हुआ हमने HCl। अब हम क्या करेंगे, बैटरी का स्विच ऑन करेंगे और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन होगा
कैसे पता लगा हमें रिएक्शन हुआ? क्योंकि जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू हो गया। फिर हमने क्या करना है, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अब एसिड की जगह हम क्या डालेंगे, HCl को नहीं डालेंगे, सारा सेटअप ऐसे रहने देंगे। हम न्यू बीकर में सारा सेटअप डालकर अब हम HCl नहीं डालेंगे, हम डालेंगे ग्लूकोज और अल्कोहल। अब इस सिचुएशन में अब क्या होगा, जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल डालेंगे ना एसिड की जगह, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब हमें रीज़न पूछा गया है कि क्यों बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया। सबसे पहले तो बच्चों, जो बल्ब ग्लो कर गया था ना HCl के केस में, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमने तो सिर्फ HCl सोल्यूशन डाला था, तो HCl सोल्यूशन डालने से ऐसी क्या खास बात होगी बेटा? यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स शुरू हो गए हैं कि जो हमारे पास एसिड होते हैं ना, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं। तो यही केस हुआ हमारा एसिड के केस में। हमने सोल्यूशन कौन सा डाला था, HCl। जब HCl में से करंट पास कर गया तो इसका जो H पॉजिटिव आयन वो अलग हो गया और Cl नेगेटिव आयंस जो है वो अलग हो गए। ऐसा किस में नहीं होता है, ऐसा अल्कोहल्स और ग्लूकोज के केस में नहीं होता। ग्लूकोज के केस में H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो रिलीज़ नहीं होते, इसीलिए वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे और बल्ब जो है उस केस में नहीं ग्लो करा। एसिड्स के केस में जब करंट पास होगा तो क्या होगा, आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे, HCl आयंस रिलीज होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के बेसिस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब हमने ये देखना है कि एसिड और बेसिस का क्या नेचर होता है जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब में क्या आना है, टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब में हमने डाला सोडियम क्लोराइड, खाने वाला जो नमक होता है NaCl, उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। साथ में दूसरे एक फ्लास्क की हेल्प से आपने H2SO4 जो कि एसिड होता है आपने उसमें ड्रॉप करके मिक्स किया। अब मिक्स करने से क्या होगा, बाद में आपने उसको इस तरह से फिक्स कर दिया, उसको शेक करा। शेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कुछ जो एयर है, जो गैस है, कोई बाहर आ रही है। अब आप क्या लेंगे, जो गैस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए बाहर की तरफ आ रही है, आप उसमें दो चीज़ें करेंगे, दो तरह के लिटमस पेपर रखेंगे। एक लिटमस पेपर होता है ड्राई और दूसरा होता है वेट, ठीक है। आप देखेंगे दोनों लिटमस पेपर जो हैं वो ब्लू कलर के होंगे, ठीक है। आपने चेक करना है कि पहले आपने ड्राई लिटमस पेपर को उस डिलीवरी ट्यूब के माउथ के पास रखा, क्या उस लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बार आपने वेट जो था ब्लू लिटमस पेपर रखा उसको डिलीवरी ट्यूब के सामने, तो आप बताएंगे कि किस केस में जो है लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। बेटा इस केस में जो ड्राई लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा ब्लू से रेड, लेकिन जो वेट लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो गया ब्लू से रेड। अब फ़र्क ये है कि ड्राई लिटमस पेपर के केस में H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो रिलीज़ नहीं हुए इन केस ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन H पॉजिटिव आयंस कब रिलीज़ होंगे, वेट लिटमस पेपर के केस में, क्योंकि उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो ये वाटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस रिएक्टिविटी। अब बेटा इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता लगा है कि एसिड्स जो हैं हाइड्रोजन आयंस नहीं रिलीज़ करते हैं। जैसे मेरे पास ये HCl है, ये हाइड्रोजन आयन तब तक रिलीज़ नहीं करेगा जब मैं इसका रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करवाऊंगी। जब मैंने इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा दिया तो हाइड्रोजन आयंस हैं जो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं एसिड से। ये देखिए, द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वाटर प्रेजेंट होगा एसिड में तभी जो H पॉजिटिव आयंस है वो रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास वाटर है और ये H पॉजिटिव आयन है। वाटर के साथ जब H पॉजिटिव आयंस मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम H3O पॉजिटिव करके लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या बेसिस में भी ऐसा होता है। जब बेसिस में हम ऐड करते हैं वाटर को, क्या होता है, NaOH हमारे पास बेस है, जब हमने इसमें वाटर को ऐड किया तो क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन अलग हो गया और OH नेगेटिव आयन अलग हो गया। तो यहाँ से हमें दो कंक्लूजन मिले हैं कि जब भी एसिड होते हैं, एसिड क्या रिलीज़ करते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड जो बेस होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर
या व्हेन वी डिसॉल्व द एसिड इन वाटर इट रिलीज H पॉजिटिव आयंस, एंड व्हेन वी डिसॉल्व बेस इन वाटर इट रिलीज OH नेगेटिव आयंस। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और हम अब देखेंगे अल्कलीज क्या होते हैं। बेटा वो वाले बेसिस, पहली बात तो बेसिस पहले हम 8th क्लास तक करते आए हैं कि बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, लेकिन अब हमारे पास एक और पॉइंट आ गया कि जो बेसिस होते हैं वो रिलीज़ करते हैं OH आयंस इन वाटर। तो जो बेसिस सॉल्युबल हो जाते हैं ना पानी में, जो मिक्स हो जाते हैं, उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। और यहाँ पे डू यू नो वाला बॉक्स देखिए, जितने ऑल बेसिस जो हैं पानी में, सारे के सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो हो जाते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। अब बेटा हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि जब एसिड H पॉजिटिव आयन और बेस OH नेगेटिव आयंस आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर बन गया। और आपको पता है पीएच स्केल में वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर बेटा आपको पीएच स्केल के बारे में नहीं पता तो अब इसके जो आगे वाला पेज है वहाँ पे हम पीएच स्केल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ आपको पेपर में ये पूछ सकते हैं, ये सिंबल दिया होगा और पूछेंगे कि बताइए ये सिंबल आपको क्या शो कर रहा है। बेटा ये वार्निंग साइन है हमारे पास, इसका मतलब है कि एसिड जो है वो डेंजरस है हमारे लिए। अगर वो किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगा तो भी उसको डैमेज कर देगा, अगर हमारे हाथ पे या हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे भी अगर एसिड गलती से टच कर जाए तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखिए ये पैराग्राफ हम रीड करेंगे, यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं। बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम डिज़ोल्व करते हैं ना एसिड को या बेस को वाटर में तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है, इसीलिए डिज़ोल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमें क्या होता है, केयर करनी चाहिए हमें। अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स करते वक्त हमें ऐसा नहीं होगा कि आप एसिड पड़ा हुआ और उसमें वाटर ऐड करेंगे, नो। आपने क्या करना है, वाटर लेना है और वाटर में ड्रॉप करके एसिड को ऐड करना है, वाटर में एसिड को ऐड करना है। अगर हम वाटर इज़ एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हमारे पास बीकर बड़ा हुआ है, यहाँ पे एसिड है और हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और जो बीकर है वो ब्रेक हो सकता है और जो सोल्यूशन है वो स्प्रेड हो सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है हमारे पास। तो आपने वाटर में किसको ऐड करना है, एसिड में। वाटर ज़्यादा होगा, एसिड को हम ड्रॉप करके ऐड करेंगे। तो इस तरह की प्रिकॉशंस हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन बेटा प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर में एसिड या बेस को मिक्स करते हैं। डाइल्यूशन मीन्स मिक्सिंग एन एसिड और बेस इन वाटर। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी बेटा। एसिड में क्या होता है, एसिड में होते हैं H पॉजिटिव आयंस और बेस में क्या होते हैं, बेस रिलीज करता है OH नेगेटिव आयंस। देखो एसिड में भी OH आयंस होते हैं, लेकिन एसिड कौन सी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करता है। बेटा अगर मैंने एसिड में डाल दिया वाटर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एसिड में वाटर डालने के बाद OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर गई या डिक्रीज़ कर गई। जब मैंने वाटर को एसिड में डाला तो OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। देखिए अगर मैं एसिड में होते हैं H पॉजिटिव आयंस, अब मैंने ऐड कर दिया वाटर, तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर गई, डिक्रीज़ कर गई। अगर मैंने एसिड में और एसिड मिक्स कर दिया तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर गई। ठीक है, जब भी हम किसी एसिड और बेस में वाटर को ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है OH नेगेटिव आयंस का और H पॉजिटिव आयंस का। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस सोल्यूशन। जो हमारे पास लेबोरेटरी में कोई सोल्यूशन पड़ा है या कहीं पे भी कोई सोल्यूशन पड़ा है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा इसको देखने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। पहले तो हमने बात करी है ना नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, अब हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो होता है पीएच स्केल, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। यहाँ पे पी का मतलब है
प्रोटेंस, प्रोटेंस मतलब पावर, पोटेंस मतलब पावर, एंड H है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। H का मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए ये स्केल है, स्केल को देखेंगे सबसे पहले हम। N 7 ये इस पे रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक। तो बेटा जो 0 से लेके 7 तक होते हैं ना वो शो करते हैं एसिडिक, वो एसिड्स होते हैं। और जो 7 से लेके 14 तक होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नंबर इनका कम होता जाएगा ना, जैसे 6 5 4 3 2 1, तो जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा वैसे वैसे वो एसिड उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और ऐसा ही बेसिस के केसेस में जैसे जैसे बेस का नंबर ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो बेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब देखिए एसिड नंबर कम होता जाएगा तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पे नंबर ज़्यादा जाता जाएगा तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, लेकिन किसकी बढ़ती जाएगी, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको पूरे को रीड करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलती हूँ, वहाँ पे आपको जाके थोड़ा सा ज़्यादा इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो ये देखने में कुछ इस तरह सा लगता है, यहाँ पे रेड रेड कलर होता है, सेंटर में येलोविश ग्रीन एंड देन ब्लू। ये रेड कलर जो होता है वैसे आपको पता है ये डेंजर, साइन ऑफ डेंजर होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा न्यूट्रल होता है। तो जो हम पानी पीते हैं या जो हमारा ब्लड होता है उसकी रेंज 7 से लेके 7.4 तक होती है, जो कि न्यूट्रल रेंज होती है। इसके बाद वाले जितने होते हैं वो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, और इसके बाद वाले क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे वो बेसिक करेक्टर शो करते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ के हमारे पास पीएच स्केल रीडिंग दी हुई है, जैसे गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसकी रीडिंग होती है 1.2, लेमन जूस का होता है 2.2, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का जो रीडिंग होता है पीएच स्केल में वो 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अभी कोई भी हमारे पास एसिड या बेस है उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, H पॉजिटिव आयंस पे और OH नेगेटिव आयंस पे। बेटा अगर एसिड में H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे तो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर जो बेस है बेस में OH नेगेटिव आयंस कम होंगे तो उसका जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लेते हैं या एसिडिक एसिड की बात कर लेते हैं, दोनों में जो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन है वो सेम रहता है। क्लियर। और जो एसिड H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और जो H पॉजिटिव आयंस कम रिलीज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो लेस एसिडिक होते हैं। क्लियर। और स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये जो हम पेज नंबर पे आ गए हैं, पेज नंबर है 26 में। बेटा इस पेज में आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ पीएच के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पीएच हमें कैसे हेल्प करता है, हमें ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा बॉडी का पीएच रेंज होता है ना वो होता है 7.0 से लेकर 7.8। ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल की रेंज में आता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी इसी रेंज में जो है अपने डे टू डे लाइफ को कैरी ऑन करते हैं। अब देखिए आपने छोटी क्लासेस में एसिड रेन के बारे में पढ़ा होगा, वो वाली रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं, जिसके जब हम वाटर कलेक्ट करते हैं और उसका जो पीएच है वो 5.6 आ जाता है, 5 के नियर अबाउट आ जाएगा। देखिए अगर तो उसका 7 आता है ना पीएच लेवल तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसका 7 से कम आता जाएगा दैट मीन्स वो कौन सी रेन है, वो एसिड रेन है, उसमें मिनरल्स और उसमें एसिड्स प्रेजेंट है। आपने देखा होगा ताजमहल में जो वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है उसका कलर चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ट्रांसपोर्ट हो गया, इतनी इंडस्ट्री सेटअप हो गई हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, और उनमें से क्या निकलते हैं, उनमें से एसिडिक चीज़ें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। तो ये सभी मिलके एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, और जब वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन आता है तो वो इसके साथ मिक्स होकर क्या बना देता है, वो एसिड रेन बना देता है। क्लियर। अब देखिए यही पानी जो है, यही जो रेन है जब कहीं जाके रिवर्स में मिलेगी, वो सोर्स ऑफ वाटर में जाके कहीं मिलेगी जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, कुछ वाटर एनिमल्स रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये पानी को क्या कर देगी, पोल्यूट कर देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिड मिक्स हो जाएगा, और हमें पता है कि हमारा बॉडी का जो रेंज होता है एनिमल्स का, प्लांट्स का, वो 7 के नियर अबाउट रहना चाहिए। तो जब वो उसके कम हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्वेटिक लाइफ के लिए, फिशेस के लिए, जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए जो है रहना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि
का लेवल जो है वाटर में इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो हमारी सॉइल है वो कैसी हो कि वहाँ से हमारे पास जो है प्रोड्यूस कर सकें हम हेल्दी क्रॉप्स। तो बेटा जो सॉइल का पीएच लेवल है वो भी चेक किया जा सकता है पीएच स्केल की हेल्प से। और हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना वो किस में ग्रो करते हैं, वो न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले पीएच लेवल चेक करेंगे। अगर तो हमारा पीएच लेवल एसिडिक आ रहा है सॉइल का, देन हम उसमें क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे सो दैट वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। आपको ये पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, वो न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारी सॉइल थोड़ी बेसिक होगी तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट न्यूट्रल हो जाए सॉइल का पीएच लेवल। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स किस में ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं न्यूट्रल रेंज में। न्यूट्रल रेंज हमारे पास कितनी होती है, 7 to 7.8। नेक्स्ट है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन कहाँ होता है, उसका स्टमक में जाके होता है। स्टमक में एक एसिड होता है HCl, हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है, ये हेल्प करवाता है डाइजेशन में। जब हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब हमें इंजेशन हो रहा है, तो क्या होगा, ये एसिड ने हेल्प करवाना था डाइजेशन में, लेकिन वो किसी भी वजह से नहीं करवा पा रहा है एसिड हेल्प। ठीक है, तो एसिड क्या होगा, एसिड कलेक्ट होता जाएगा। एसिड की वैल्यू जो है इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, एसिड की वैल्यू इंक्रीज़ तब नहीं करती है जब प्रॉपर डाइजेशन हो रही है, लेकिन जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या हो रहा है, HCl कलेक्ट होते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पेट में पेन होगा, इरिटेशन होगा। इस पेन और इरिटेशन को रिमूव करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे और जो डॉक्टर हमें मेडिसिन देगा उसमें होगा बेस। ठीक है, आपको पता लग गया ना, एसिड इंक्रीज़ कर रहा है, एसिड को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए वो हमें जो मेडिसिन देगा वो होगा बेसिक करेक्टर वाली मेडिसिन। और ये हमें पता है जब एसिड बेसिस मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। तो जो पेन और इरिटेशन हो रही थी उसमें से रिलीफ मिल जाएंगी। अच्छा, इस तरह की मेडिसिन को बोलते हैं एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड्स का मतलब वो चीज़ें जो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल कर देती हैं, ज़ीरो कर देती हैं। और ये बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी बोलते हैं। ये एक तरह का माइल्ड बेस होता है जो एसिडिटी की प्रॉब्लम से हेल्प करवाएगा किसी भी पेशेंट को। नेक्स्ट इज टूथ डिके। टूथ डिके में क्या होगा बेटा, टूथ डिके तब स्टार्ट होता है, हमारे दांत, कहीं देखा होगा आपने बच्चों के चॉकलेट खाने की वजह से दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, उसमें ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम टूथ डिके बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके माउथ का जो पीएच लेवल होता है ना वो 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, मतलब एसिड आना शुरू हो जाता है। जो हमारा टूथ होता है वो किससे, इनामल, टूथ इनामल जो होता है ना, तो वो किससे मिलके बना होता है, वो होता बना होता है मिलके कैल्शियम फॉस्फेट से। जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जिसको पानी की वजह से कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब एसिड बनना शुरू हो जाता है हमारे माउथ में, खाना खाया हमने, कुछ खाने के बाद हमने ब्रश नहीं किया, रात को सोने से पहले हमने ब्रश नहीं किया, तो क्या हो गया, जो माउथ में जो छोटे मोटे पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जो स्टिक रह गए, उस पर एसिड ने, बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। अब बैक्टीरिया ने अटैक करने से क्या हो गया, उसने एसिड प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। एसिड प्रोड्यूस करने से क्या होगा, हमारा जो शुगर लेवल था माउथ का, सॉरी एसिड लेवल था, वो 5.5 के करीब आ गया। अब वो क्या करेगा, अब वो नुकसान करेगा हमारे दांतों में, हमारे दांत गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। अब इसको रिमूव कैसे किया जाए, इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम बेस लगाएंगे। क्योंकि देखो एसिड बढ़ रहा है ना, एसिड को कम करने के लिए हमें बेस लगाना पड़ेगा। अब एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, इसीलिए तो हम ब्रश करते हैं। जो ब्रश होते हैं 2 टाइम्स ब्रश इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रश जो होता है ना, ब्रश की जो टूथपेस्ट होती है ना, टूथ ब्रशेस में जो हम टूथपेस्ट होती है वो बेसिक होती है नेचर में। अब बेसिक जो होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, एसिड के इफेक्ट को ज़ीरो कर देगा बेस। तो ये था हमारे पास टूथ डिके का कॉन्सेप्ट। अब बेटा नेक्स्ट है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि हमें ना मधुमक्खी जो है वो बाइट कर जाती है, कभी कभी वैस्प बाइट कर जाते हैं, और जब भी हमें वो डंग मार जाती हैं तो क्या हो जाता है
कि हमें पेन होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो इस केस में हम क्या करें? इस केस में अगर आप बेटा जो बीज होती हैं ना, हनी बीज होती हैं, जो वेस्प जो होते हैं हमारी बॉडी में एसिड को रिलीज़ कर देते हैं। अब एसिड के इफ़ेक्ट को कौन कम कर सकता है? एसिड के इफ़ेक्ट को बेस कम कर सकता है। तो हम क्या लगाएं? अगर हम बिटन एरिया पे अगर हम बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो बेसिस के साथ मिलके क्या बना देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिए, अगर भी मधुमक्खी वगैरह आपको बाइट करके जा रही है, स्टंग करके जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप बेकिंग सोडा लगाएंगे और विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है आपको रिलीफ मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये आपके पास कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स का टेबल है जहाँ पे आपको एसिड लिखे हुए हैं और उसमें सोर्सेज भी लिखे हुए हैं कि वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। तो ये टेबल आप अच्छे से रीड करिए। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, डू यू नो वाला, ये एक नीटल प्लांट होता है जिसके लीव्स अगर हम टच कर जाएं तो हमारी बॉडी में क्या होगा? पेन और इरिटेशन होगा, क्योंकि ये भी एसिड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये आपको अच्छे से पता है कि अगर एसिड होता है उसको रिमूव करने के लिए, उसको ज़ीरो करने के लिए हम बेस लगाएंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ सॉल्ट्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले होता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ये कहाँ से हमें मिलता है? अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। बच्चों, अब हम ना सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल से। अब देखिए, जो हमारे पास एक सॉल्ट होता है ना, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम किचन में भी यूज़ करते हैं, जो खाने वाला नमक होता है, वो कैसे बनता है? वो बनता है HCl को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, HCl आ गया, तो ये एसिड और बेस है। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? NaCl। ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज़ हो रहा है? ये वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ मेन हमारा फर्स्ट सॉल्ट जो है वो किसको रिएक्ट करवाने से आता है? वो आता है बेस को एसिड के साथ। ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। अगर जब हम इसका pH लेवल चेक करते हैं तो ये न्यूट्रल होता है। अब ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये कहाँ से हमें आते हैं? सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे। सोडियम क्लोराइड कहाँ से आता है? सी वाटर से। आपको पता है वाटर को जब हम सी बेड्स पे स्प्रेड करते हैं तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जब इवेपोरेशन होती है उसके बाद हमारे पास कुछ सॉलिड के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। इन क्रिस्टल्स के पास काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं, और इम्प्योरिटीज़ को ड्राई करने के बाद या उनको सेपरेट आउट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्ट बच जाता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो बेटा यहीं पे आपको जो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च आंदोलन भी किया था, जो आपने SST में भी छोटी क्लासेस में किया है और 9th क्लास में भी किया है, तो ये सारा हमारे पास पैराग्राफ है। आई होप आप इसकी रीडिंग करेंगे लाइन बाय लाइन। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो बेटा कॉमन सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब यही एक मटेरियल है हमारे पास, सॉल्ट है, जो जिससे हम आगे के सॉल्ट को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं ना सोडियम क्लोराइड से, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। देखिए, आपने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको पानी में मिक्स किया, अब उसमें से क्या पास करवाई? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बच के आएगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देखिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। फिर देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे बनता है। बेटा ये इक्वेशन देखो, कॉमन सॉल्ट लिया, उसको हमने वाटर में मिक्स किया, देन हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद हमारे पास क्या आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साथ में दो चीज़ें और आई प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो थी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब आपको वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि जब आपने ये प्रोसेस करवाया था तो कौन सी गैस एनोड पे गई, कौन सी गैस कैथोड पे गई? तो ये आपको याद रखना है कि जो क्लोरीन गैस थी वो एनोड पे आ जाती है, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे कलेक्ट हो जाती है। ये आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 पे जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था ना, ये एक्टिविटी हमने वहाँ की पे की थी, जहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट आउट किया था। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब आपने ये याद रखना है कि कैथोड गैस जो है वो हाइड्रोजन पे आई थी, एनोड जो है वो क्लोरीन
एनोड पे जो क्लोरीन गैस आई थी, और हमारे पास इसमें कौन सा साथ में इनका बाय प्रोडक्ट आया था, वो आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड फर्दर इनके ये यूजेस लिखे हुए हैं, ये भी आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे। और इस प्रोसेस पूरे को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। आप अगर आपको डायरेक्ट पेपर में ये सारा कुछ नहीं पता लग रहा तो आप कीवर्ड याद रखिए कि जब आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस आएगा या क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के बारे में बात की जाएगी, तब आपको यही कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाते हुए अपना आंसर को लिखना है। We will take a look के how to make a bleaching powder. सो स्टूडेंट्स, टू मेक अ ब्लीचिंग पाउडर आपको क्या करना है, जो आपने क्लोर अल्कली प्रोसेस आपने ऊपर देखा, इसमें आपके पास एक गैस रिलीज़ हो रही थी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को हम ट्रीट करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए, क्लोरीन गैस को हमने रिएक्ट करवाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड देन हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और इसी के साथ हमारे पास क्या रिलीज़ हुआ है, H2O यानी कि वाटर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन स्लेक्ड ड्राई स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको ड्राई स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, हम क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाएंगे। हमारे पास जो सब्सटेंस बन के आएगा, प्रोडक्ट बन के आएगा, वो कौन सा का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने की वजह से हमने इसका नाम बना दिया है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज़ होगा, वाटर। अब हम बेटा इसके जो है हम यूजेस को देख लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है? ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग कलरिंग करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। हम वुड पल्प को या पेपर फैक्ट्रीज में भी इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जब हमने किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करवाना होता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे। तो नेक्स्ट इज़ ये वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए भी हम जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेकिंग सोडा। हाउ टू मैन्युफैक्चर बेकिंग सोडा। देखिए बेटा, बेकिंग सोडा जो है हमारे किचन में हम यूज़ करते हैं फॉर फास्टर कुकिंग। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। अब हम देखेंगे कि कौन से रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए हम बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसके लिए हम 1, 2, 3 और 4 जो रॉ मटेरियल्स है वो लेंगे। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, उसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड अमोनिया के साथ, अमोनिया NH3। जब हम इन चारों रॉ मटेरियल्स को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन के आएंगे, जिसमें से एक होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड द अदर वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जब हम इसको हीट करेंगे, देखिए ये वाला प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करवाएंगे, देन क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट एंड क्या रिलीज़ होगा, वाटर एंड CO2। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, फर्दर हम इसको यूज़ करेंगे टू फॉर्म वॉशिंग सोडा। ये देखिए, तो हमने देखा कि जितने भी हमने सॉल्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो सब NaCl है जो उनका मेन कंपोनेंट है, NaCl। तो देखिए सब ये इक्वेशन को दोबारा देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ ट्रीट करवाया, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन अमोनिया, फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आ गए हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ वी हीट दिस बेकिंग सोडा। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, देन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आएगा, वाटर रिलीज़ होगा, और क्या होगा, CO2 गैस जो है वो रिलीज़ होगी। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हम किचन में पकौड़ास वगैरह बनाने के लिए भी काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। यूज़ के लिए देखिए, बेकिंग सोडा जो है किचन में फास्ट कुकिंग के साथ यूज़ होने के साथ साथ इसका एक और यूज़ है, ये हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जो बेकिंग पाउडर अगर हमने बनाना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने कोई भी एडिबल एसिड को ऐड कर दिया, रिएक्ट करवाया। एडिबल एसिड को ऐड करवाने के साथ हमने क्या किया, हमने उसको हीट जब करवाया तो हमारे पास जो आया है कार्बन डाइऑक्साइड आया और वाटर आया,
और सम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड आ गया। अब बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी ब्रेड और केक वगैरह होते हैं उनको स्पॉन्जी रखने के लिए बेकिंग सोडा डालते हैं। आपके जो किचन्स होते हैं उनमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम उसको जो हम सामान बना रहे हैं किचन में, फूड आइटम बना रहे हैं, वो सॉफ्ट बने, स्पॉन्जी बने। तो ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी किसकी वजह से बनती है? ये सारा काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है ना, बेकिंग पाउडर को जब हमने किसी इंग्रेडिएंट में मिक्स किया और उसको हमने गैस पे रख दिया या अवन में रख दिया, अब क्या होगा, जैसे ही बेकिंग सोडा को हीट मिलेगी उसमें से गैस रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो काम क्या करती है, जो काम करती है स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बनाने का फूड आइटम को। सो इसी के साथ साथ जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये एज एंटी एसिड भी यूज़ होता है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफ़ेक्ट को। बेस होता है इसका, ज़्यादा बेसिक नेचर होता है, और ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको ऐड करते हैं और इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये बेटा, ये 2 पॉइंट जो हैं ये आपको बड़े अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। ये 3 इक्वेशन होती हैं, ये मिक्स मैच हो जाती हैं बच्चों का पेपर में, काफ़ी ज़्यादा इसमें से जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाता है। सबसे पहले बेकिंग सोडा की इक्वेशन है, देन बेकिंग सोडा को जो हमने हीट किया, देन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आया, देन जो है हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा की हेल्प से बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे वो इस इक्वेशन में दिया गया। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो वॉशिंग सोडा भी उससे बनाया जा सकता है। वो कैसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे उसकी, तो अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन के आ गया, ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पेज पे इसके यूजेस दिए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूज़ है कि ये हम ग्लास, सोप इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बोरिक्स एसिड जो है हम इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम क्लीनिंग डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए सोडियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं, और वाटर को हम सॉफ्ट बनाने के लिए, उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ में है ये वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई। अब बेटा इसमें आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। ये आपके पास डेफिनेशन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। बेटा देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, एंड इसी के साथ जो है यही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम में। बेटा ये जो आप ऊपर एक्टिविटी देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो थे ये होते हैं ब्लू कलर के। अब जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो ये इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है, क्योंकि इसमें से जो वाटर है बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। हीट की वजह से वाटर जो है रिमूव हो जाता है, इसका ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाता है वाइट में। लेकिन जैसे हम वाटर दोबारा इसमें ऐड करते हैं बाय स्प्रेडिंग, बाय कोई भी पानी से हम ड्रॉपर से पानी ऐड करते हैं, तो ये जो इसका वाइट कलर है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू कलर में। क्यों? क्योंकि इसने वाटर मॉलिक्यूल्स को फिर गेन कर लिया। तो इस एक्टिविटी में हमने ये ऑब्जर्व किया कि कॉपर सल्फेट के वाटर मॉलिक्यूल्स ड्राई होने की वजह से उसका कलर वाइट हो जाएगा, और जैसे हम वाटर को ऐड करेंगे उसका कलर जो है फिर से वो रीगेन कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारे रूफ पे जो डिज़ाइनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से होती है। पीओपी आपने वर्ड सुना होगा। अब होता क्या है, जिप्सम होता है ना, जो जिप्सम को जब 373 केल्विन पे हम हीट करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल लूज़ हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को हम हीट करेंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब ऐसा होता है जिप्सम के साथ, तो जिप्सम क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कुछ इस तरह का हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला आता है इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा यहाँ पे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जब हम दोबारा से ऐड करेंगे ना वाटर मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल हम वाटर हमने दोबारा से उसको मिक्स किया, तो क्या बन गया? वो अगेन जिप्सम बन गया। तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। सबसे पहले वाटर ऑफ हमारे पास ये देखेंगे हम कैल्शियम सल्फेट कैसे बना।
कैल्शियम सल्फेट को जब हमने हीट किया 373 केल्विन पे, तो उसका वाटर मॉलिक्यूल्स उसने लूज़ कर दिया। जब उसके पास हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा, देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। अब आपको यूजेस पूछ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज़ होता है। ये डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये हॉस्पिटल्स में यूज़ हो जाता है फ्रैक्चर बोन्स को राइट पोजीशन लगाने देने के लिए। तो ये था हमारा बेटा चैप्टर एसिड एंड बेसिस का। आई होप ये जो मैंने बेटा जब आपने इसको अच्छे से रीड किया होगा तो डेफिनेटली ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये हमने रिकॉलिंग किया कि किस टॉपिक में हमने क्या किया। तो फर्स्ट नंबर पे तो आपको चैप्टर अच्छे से पहले आना चाहिए। और बेटा अगर आपको पहले से आपने बिल्कुल भी रीड नहीं किया है, तब भी अगर आप इसको एक बार देख लेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स पे ही वीडियो बनाऊंगी, और आई होप आप इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच।